मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका स्वागत करता हूं और नए टॉपिक के साथ आज हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। जो आप किसी एग्जाम को उठाएंगे देखेंगे तो उसमें तद्भव और तत्सम खूब पूछा जाता है और ये बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस कहना इतना है आपसे कि आप इसको रटते होंगे और आज आप एक नई चीज सुनेंगे। जो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि तद्भव तत्सम में भी ट्रिक होती है और इसमें भी समझने वाली चीज होती है, तो इसमें आप रटने का प्रयास मत करिएगा, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक आपको कोई शायद ही मिला हो जो ये कह दे कि तद्भव तत्सम भी समझने वाली चीज है। लेकिन मैं आज आपको तद्भव तत्सम के बारे में बताऊंगा तो आपको कम से कम 2000 शब्द ऐसे होंगे जो आपको रटना नहीं पड़ेगा और उसका उत्तर आप ऐसे ही दे देंगे, आप उस शब्द को जानते हो या न जानते हो। तो नाउ स्टार्ट तत्सम और तद्भव। तो पहले तो आप तद्भव और तत्सम के बारे में समझिए कि क्या चीज होता है। तद्भव इधर मैंने लिख दिया और तत्सम इधर लिख दिया। आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जो कि कैसे आप पढ़ाई की करें कि जिससे हमें तद्भव और तत्सम यहां तक कि विलोम भी न रटना पड़े। तो पहले आप तद्भव तत्सम की बात कर लीजिए। तो तद्भव वास्तविकता में दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और भव। ये दो शब्द मैंने लिख दिया, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसी के और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना और उसी के का मतलब होता है संस्कृत के से। उसी के का मतलब होता है संस्कृत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं, जो व्याकरण शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, आप जानते हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और इसको आदि भाषा भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। इसको देव भाषा बोला जाता है क्योंकि ये देवताओं के द्वारा रचित है। ठीक, इसको देववाणी भी बोलते हैं क्योंकि देवताओं के बाणी से निकला हुआ शब्द होता है और शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्ण से होता है। तो आपने अगर महाभारत सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, जो आप सीरियल देखते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं अक्षरों में आकार हूं। तो जो आकार शब्द है वो छोटा आ जिसको आप कहते हैं, वही सबसे प्राचीन वर्ण है। और संस्कृत को जब इन्होंने वर्णों को बोला, यानी कि देवताओं के मुख से बोला गया वर्ण, ऋषि मुनियों ने उसको याद करके फिर लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत या हिंदी की लिपि है वो देवनागरी इसीलिए है क्योंकि देवताओं के द्वारा वो रचित है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि तद्भव और तत्सम ये संस्कृत से निकले शब्द हैं। ठीक, यानी कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। कुल मिलाकर के बस आप अभी इतना समझिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक, जिसमें मैंने लिखा है तद्भव। तद्भव मैंने बताया दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और भव।
और तत् का अर्थ होता है उसी के, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होना। अब उत्पन्न होना का मतलब हो गया कि आप इसमें जोड़ सकते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न होना। अच्छा, इसी के साथ में थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए, जब आप पैरेलल दोनों शब्दों का मतलब समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें भी जो तत्सम शब्द लिखा है मैंने, ये तत् और सम दो शब्दों के मेल से यह भी बना है। तत् का मतलब होता है उसी के, और मैंने अभी आपको बताया है कि उसी के का मतलब है संस्कृत के, संस्कृत के, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान। और अब इसकी परिभाषा बनी, तद्भव की परिभाषा अब बनाई गई कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से निष्पन्न होकर हिंदी में आए लेकिन अपने रूप को परिवर्तित कर लिए, तद्भव कहलाए। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए और वैसे ही प्रयोग होने लगे, तत्सम कहलाए। ठीक, तो दोनों शब्दों की परिभाषा ये हो गई कि तद्भव और तत्सम जो शब्द होते हैं, इसको आपको ऐसे समझना है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले, हिंदी में आए लेकिन अपने रूप को परिवर्तित कर लिए, तद्भव कहलाए। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए लेकिन उसी रूप में प्रयोग होने लगे, तत्सम कहलाए। ठीक, ये तो मैंने आपको बहुत शुद्ध शुद्ध परिभाषा बता दिया। अब इसमें आपको समझना कैसे है और क्या समझना है, ये आप जानिए। देखिए, जो संस्कृत शब्द होता है, आपने पढ़ा होगा कि वह थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। ठीक, क्लिष्ट, ये शब्द थोड़ा सा कठिन होता है। कौन शब्द? जो तत्सम होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो संस्कृत शब्द होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वे थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो देहाती शब्द बोले जाते हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से सरल होते हैं। ये दोनों में अंतर होता है कि जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो जैसे आप बोलते हैं गांव, तो गांव लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, तो ये शब्द तद्भव है। और जैसे ही आपने लिखा ग्राम, तो ये शब्द क्या हो गया? ये तत्सम हो गया। तो ये दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर आप समझ गए होंगे कि ये शब्द थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, और ये शब्द थोड़ा सा सरल लग रहा है। तो इसका अंतर इसीलिए है क्योंकि जो तत्सम शब्द होता है यह संस्कृत निष्ठ होता है, और जो तद्भव शब्द होता है वह आम बोलचाल की भाषा में आप लोग प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए कि जो तद्भव और तत्सम है ये क्या है, हमें इसको पढ़ना है। इसमें सवाल जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द तद्भव है, या निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द तत्सम है। ठीक, इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है। और इसमें मान लीजिए कि आप सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं, तो ये सबसे सरल टॉपिक के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे सरल क्या है? तद्भव तत्सम है, विलोम है, इसके बाद में वर्तनी है, फिर आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सरल से कठिन की तरफ हम बता रहे हैं। फिर पर्यायवाची है,
फिर विशेष्य और विशेषण है। ये सरल से कठिन की ओर मैंने आपको सीरियल वाइज बता दिया। इसका बताने का मतलब हमारे है कि तद्भव तत्सम से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, विलोम से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। गलत कहां से हो सकता है? गलत होने के लिए एक दो टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्यायवाची ऐसा शब्द पूछ लिया जो आपने कहीं सुना ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब आपके सामने मजबूरी है, तो उस प्रश्न को आप गलत कर सकते हैं। या विशेष और विशेषण में गलत होने की संभावना होती है, लेकिन ये जो संभावना आपको बता रहे हैं, ये हमारे तरफ से कोई संभावना नहीं है कि जो आप गलत कर सकें। केवल और केवल अगर आपने हमारी बातों को सुना और मेरे बताए गए मार्गों पर अगर थोड़ी देर तक चला, तो फिर आपकी ये भी समस्या दूर हो जाएगी कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, ये संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, तब आप 100% में आ जाएंगे। पेपर में जब आपको 100% आता होगा, तब आप 58 या 59 प्रश्न सही कर पाएंगे, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न तो आप गोला काला करने में गलत कर देंगे। ठीक, ये ह्यूमन नेचर है और वो व्यक्ति करता ही है। तो आपको ये सब मैं जो बताता रहता हूं, ये केवल ज्ञान पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये आपके धैर्य और आपके जो विचार हैं उसकी परीक्षा भी होती है। ठीक, कि आपका नेचर किस प्रकार से है, कि अगर आप एग्जाम पीरियड में हैं तो उसका परिदृश्य कुछ और होता है, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं परीक्षा दे रहे हैं तो उसका परिदृश्य कुछ और होता है। तो ये आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है कि आप वहां तो आपने ठीक ठाक प्रश्न का जवाब दे दिया, लेकिन अगर आपने परीक्षा हाल में परीक्षा देते समय उतना ही सही कर रहे हैं, तब आपके अंदर बराबरी का भाव है। इसका मतलब आप डरते हैं, तो डरने का मतलब है कि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। ठीक, तो ये सारी परीक्षाएं होती है, ये आप मत समझिएगा कि हमारे ज्ञान की ही परीक्षा होती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज का परीक्षण हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तद्भव और तत्सम के बारे में हमने आपसे बताया है कि तद्भव और तत्सम क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दिया। आपको इसे समझना है। क्या समझना है? इसमें ट्रिक है। जैसे आप इधर लिखेंगे तद्भव, एक तरफ क्या लिखेंगे? तद्भव, और दूसरी तरफ लिखेंगे तत्सम। ठीक, एक तरफ आपने लिखा तद्भव और दूसरी तरफ आपने लिखा तत्सम। इसमें कुछ ट्रिक हमने कहा है, समझना है। जैसे किसी शब्द के ऊपर अगर अनुनासिक लगा है, इसको हिंदी भाषा में अनुनासिक कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? आप चंद्रबिंदु कहते हैं। तो चंद्रबिंदु क्या है? वो तद्भव शब्द है, और हमने जब अनुनासिक कह दिया तो वो क्या है? वो तत्सम हो गया, क्योंकि आप उसको अपने समझने के लिए चंद्रबिंदु बोला था, लेकिन एग्जैक्ट और व्याकरण के दृष्टिकोण से जो सही शब्द है वह है अनुनासिक। तो पहली ट्रिक क्या है कि अगर किसी शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा है तो 100% वह शब्द तद्भव होगा। ये आपको याद नहीं करना है, समझना है। ठीक, इसमें क्या याद करना है? ये तो एक सामान्य बात हो गई जो मैंने बताया कि अगर किसी शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा है तो वो शब्द क्या होगा। जैसे अभी मैंने लिखा था गांव, अभी मैंने लिखा था, तो गांव कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या लगा है? अनुनासिक लगा है। अनुनासिक लगा है तो इसका परिवर्तन आप जानते हैं किस में होगा?
तो ग्राम होता है इसका। तो कुछ शब्द ऐसे पूछे जाते हैं, लोक सेवा आयोग कुछ प्रश्न ऐसे पूछता है कि जो बहुत ही सरल हो। कम से कम 10 प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो निहायत ही सरल होता है। ऐसे शब्द पर क्या करता है आयोग? आयोग की एक महिमा होती है, आप जानते होंगे कि आयोग किसी को निराश नहीं करता। इसका कहने का मतलब है हमारे कि आप पढ़े हों ना पढ़े हों, आप तैयारी का प्लान बना लिए हों कि हमको तैयारी करना है, और आपने क्या किया कि परीक्षा का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने पर आप सोचे कि चलो ठीक है एग्जाम ही दे देते हैं, तो आप कुछ तो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद ही फॉर्म डाल सकते हैं। कम से कम 21 साल उम्र होगी आपकी, और कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, इतना तो होगा। तब तक आप कुछ पढ़े जरूर होंगे। तो पढ़े होंगे तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ जरूर मैटर होगा। तो मैटर होने का मतलब है कि आप उसमें उसी पुराने ज्ञान से अपने पूर्व अध्ययन के आधार पर भी कम से कम 30-35% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका मतलब होता है कि लोक सेवा आयोग कुछ सरल प्रश्न देता है जिससे आपका मनोबल कभी डाउन ना हो, आप तैयारी कर सकें, या आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। ये लोक सेवा आयोग की अपनी एक महिमा होती है, एक गरिमा होती है, और इस प्रकार से सवाल बनाया भी जाता है। ठीक, तो ये आप समझ पाए। जैसे आपने लिखा चांद, तो आपको पता चल गया होगा कि चांद का चंद्र भी होता है और चंद्रमा भी होता है। ठीक, ये इसका तत्सम रूप है। समझ गए आप? ये इसका तत्सम रूप हो गया। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि वास्तव में जो चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक वाला शब्द था वो क्या है? वो तद्भव है। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला ट्रिक मैंने बताया आपको कि अगर किसी शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा है तो आपको सोचना विचारना नहीं है, और उसका उत्तर क्या देना है? ये शब्द तद्भव है। अब एक प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, एक प्रश्न करेगा कि ऐसे लिखा रहता है प्रश्न, बहुत कठिन दे देगा, लिख देगा कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है, ऐसे लिख देगा, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है। अब विकल्प देगा ABCD करके ऐसे, तो आप बिल्कुल शब्दों को नहीं जानते हैं। बाय द वे, उसने लिख दिया, ऐसे शब्द लिख दिया, मैं लिख दे रहा हूं कि देखिए, इन शब्दों के बारे में आप शायद जानते हो या न जानते हो, तो आपको पता चल जाएगा इस शब्द में एक शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा है मात्र, और उसने पूछा क्या है? तद्भव पूछा है। तो आपको ऐसे प्रश्नों पर समय ही नहीं खर्च करना है, और बिल्कुल एग्जैक्टली ये तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल ही दिया है कि किसी शब्द के ऊपर अगर अनुनासिक लगा है तो वो शब्द कैसा होगा? अनुनासिक होगा, सॉरी तद्भव होगा। ठीक, तो ये तद्भव शब्द है, तो इसका मतलब है कि बाकी सब तत्सम है। ठीक, तो आपको बाय द वे ऐसे शब्द यहां लिखे हों जो बहुत कठिन हों, आप उसके बारे में बिल्कुल जानते ही ना हो कि वो तद्भव है कि तत्सम है, तब के लिए ये बहुत रामबाण ट्रिक है। और आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि क्या अनुनासिक लगे शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में क्या 500 शब्द नहीं होगा?
100% होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे राइटर हैं हिंदी के जो उन्होंने पूरी किताब ही तद्भव तत्सम लिख दिया। हरदेव बाहरी किताब आप उठा लीजिए, पूरी किताब या तो पर्यायवाची से पटी है, ये कोई उन्होंने जो है तद्भव तत्सम लिख दिया, किसी किताब में विलोम ही लिख दिया। तो ऐसे ऐसे राइटर हैं कि जिन्होंने पूरी किताब ही तद्भव तत्सम पर छाप दिया। तो इसका मतलब है कि उस किताब को उठाएंगे आप तो आपको कम से कम 500 शब्द तो अनुनासिक लगे मिल ही जाएंगे। तो आपको अब याद नहीं करना है। क्या नहीं याद करना है? तद्भव और तत्सम के जो ये मैंने ट्रिक बताया कि किसी शब्द के ऊपर अनुनासिक है तो वो निश्चित तौर से तद्भव है। ठीक, कोई दिक्कत है? आप ये समझ गए होंगे। दूसरी ट्रिक देखिए, ये तो पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक, अगर किसी शब्द के पहले या बीच में, आप बात समझिएगा, ध्यान दो, ध्यान दिया जाता है इस पर, क्या मैं बोल रहा हूं तो उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे किसी शब्द के पहले या बीच में खा है तो निश्चित तौर से वह शब्द क्या होगा? वह शब्द पहली बात तो तद्भव होगा, दूसरी शर्त कि इसका परिवर्तन यानी कि तत्सम रूप जो होगा वो क्या होगा? छा होगा। ठीक, उदाहरण देखिए तब समझ पाएंगे आप। और ये कितना परसेंट होगा? ये 90% है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भाषा साहित्य में सबसे कठिन भाषा संस्कृत है और इसके बाद में हिंदी है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें अपवाद बहुत ज्यादा है। जो आपको मैं बता रहा हूं ये किसी किताब में नहीं लिखा है। आपको लगता होगा कि हालांकि मैं किताब ही पढ़कर बता रहा हूं, लेकिन ये जो ट्रिक बता रहा हूं ये किसी किताब में नहीं बताई गई ट्रिक कि आप ऐसे करिए तो ये हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पढ़ने पढ़ाने के लिए ही ये व्यवस्था बनाया कि किसी विषय वस्तु को कितना सरल से सरल तरीके से बताया जाए कि जिससे स्टूडेंट को कम समय में ज्यादा मैटर मिल जाए और ज्यादा समझ में आ जाए। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि कोई हमको गोली मिल जाती या कोई ऐसी बूटी मिल जाती, तो अब तो ऐसे भी लड़के आ गए हैं, इतने हाईटेक हैं, वो तो कहते हैं कि सर हमको 2-4 दिन में हिंदी बता दीजिए तो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अब आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? ये कोई बूटी, कोई गोली, कोई काढ़ा कुछ नहीं काम करेगा। काम क्या करता है कि टीचर बस ये करता है कि प्रयास करता है कि आपको सरल से सरल तरीका बताया जाए। पढ़ना आपको है, परीक्षा में आपको बैठना है, वहां हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, आपका ही दिमाग काम करेगा, क्योंकि आपके जगह पर और कोई नहीं बैठेगा। तो करना किसको होगा? पढ़ना भी आपको होगा। और हमारा काम कितना क्या है? हमारा काम बस इतना है जो मैं कर रहा हूं कि आपको सरल से सरल तरीके से बता दूं कि जैसे अभी तक आपने रटा होगा कि तत्सम तद्भव, इसका तद्भव ये, तो इसका तत्सम ये। आपको मैंने कहा कि कम से कम 2000 शब्द नहीं रटना है। तो कैसे नहीं रटना है उसको पहले समझेंगे तब नहीं रटेंगे। ठीक, नहीं तो फिर वही पुरानी आदत में आ जाएंगे, पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। हम बार बार क्यों आपसे कहते हैं कि किसी चीज को रटने का प्रयास न करो? क्योंकि हम इस एग्जाम के बहुत ही भुक्तभोगी आदमी, हमें इसके थीम को पता है, इस एग्जाम कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है ये भी पता है। तो उस सब अनुभव की बात मैं आपसे करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज गेन कर सकते हैं। तो दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताया? कोई शब्द है अगर उसमें खा है तो वो तद्भव होगा। दूसरी ट्रिक क्या है इसी में कि उस खा का परिवर्तन किस में होगा? छा में होगा।
जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं खार, तो खा देखते ही आप तुरंत समझ जाइए कि वास्तव में ये शब्द क्या है, ये तद्भव है। लेकिन खा का परिवर्तन किसमें हुआ? छा में हो गया। अब क्या हो गया? छार हो गया। समझ गए आप? और उदाहरण से समझिए आप, एक दो उदाहरण नहीं, आप कई उदाहरण से समझने का प्रयास करिए और इसको रटने का प्रयास कम करिएगा। मैं तो इतना शब्द वैसे ही लिखा दूंगा और इतना मैटर आपको यहां से मिल भी जाएगा कि आप के पेपर में कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं होगा कि जो इस नोट या इस वीडियो के बाहर हो। ठीक, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा और उसी विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब हो पाएगा। ऐसे बात करने से नहीं होगा। जैसे आपको परीक्षण करना है, परीक्षण करना है कि क्या सर ने बताया है कि ये सत्य बात है कि नहीं है, तो आप चेक करके देख लीजिए। जब चेक करेंगे तब न आप कह सकते हैं कि सर ने बताया था तो ये बात गलत थी। तो गलत तभी साबित कर सकते हैं आप हमको कि जब आप उतना समय धैर्य से बनाए रखिए, धैर्य, और एग्जाम दीजिए और हमारे नोट को तब पढ़िए, तब आपको क्लियर पता चल पाएगा कि जो मैंने बोला था क्या वो सत्य था। तो क्या हुआ यहां पर? आप पढ़ते रहते हैं अखरोट, ऐसे पढ़ते हैं ना, अखरोट। तो क्या पढ़ते हैं? अक्षोट। तो खा का परिवर्तन कहां हुआ? छा में हुआ। अभी आपने लिखा था आंख, मान लीजिए कि आंख लिख दिया गया ऐसे, तो इसका परिवर्तन क्या होता है? अक्ष भी होता है और चक्षु भी होता है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो खा का परिवर्तन किस में हो गया? छा में हो गया। अब देखिए आप, मान लीजिए और भी शब्द बहुत सारे हैं। उदाहरण तो मैंने बताया आपको, अखाड़ा, अखाड़ा लिख दिया गया। ठीक, अब आपको शब्दों से धीरे धीरे, इसीलिए मैंने आपको पहले तद्भव तत्सम बताने का प्रयास किया। अभी विलोम मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपके पास कुछ शब्दों का कलेक्शन हो जाए। आपको तद्भव तत्सम विलोम पढ़ने का क्या मतलब है? क्योंकि इसकी जरूरत है। और जब आपके पास शब्दों का कलेक्शन होता है तो तभी आप कोई चीज लिख सकते हैं। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि अच्छा वक्ता कौन है? जो जिसके पास शब्दों का कलेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। आपको इंग्लिश वाला टीचर कहता है कि वोकैब रटिए, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब आपके पास वोकैब होगा तभी तो आपके पास शब्द आएंगे और तभी आप किसी वाक्य को बना सकते हैं। ऐसे ही किसी भाषा की बात है, दुनिया की कोई भाषा हो, सबके साथ वही कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली, जर्मनी, जो भी हो, सबके साथ वही हो। अभी आपको पता नहीं कि जर्मन कैसे बोला जाता है, तो आप एक दो लाइन भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे? तो आप पहले शब्दों का भंडार करिए, तब आपको पता चल पाएगा। तो अखाड़ा का क्या होगा? अक्षवाट। पहले समझिए, जब समझ में ना आए तब आप बाद में प्रयास करिए कि ये शब्द समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, नहीं आया समझ में तो रट डालिए, तब रटिए। लेकिन ऐसा है ही नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगर आप दिवालिया पागल नहीं हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ये गारंटी मत दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं बताई जा रही है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक, तो ये बात आप समझ गए।
ये दूसरी ट्रिक थी। पहली ट्रिक मैंने क्या बताया था, अनुनासिक वाला। दूसरी ट्रिक क्या बताया, खा। अगली ट्रिक देखिए, देखिए अगली ट्रिक है कि किसी शब्द के पहले या बीच में अगर दंती सा आता है, ये क्या है, दंती सा है। आप तीनों सा के बारे में जानते हैं, ये दंती सा है और ये तालब्बी सा है और ये मूर्धा सा है, ठीक, या मूर्धन्य बोलते हैं आप, ठीक। ये दंती सा है, दंत्य सा बोलते हैं। तो ये दांत से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है और ये मूर्धा से बोला जाता है। कहेंगे साहब ये मूर्धा क्या होता है, आप ये सोच सकते हैं। मूर्धा होता है कि जैसे जब आप बोलते हैं तो आपके माउथ पार्ट में कुछ स्वरयंत्र लगे हैं। स्वरयंत्र जैसे आप कोई गाना गाते हैं तो आपको कहीं ढोलक बज रहा है तो कहीं हारमोनियम बज रहा है तो कहीं तबला बज रहा है, कहीं कुछ ये स्वरयंत्र होते हैं, ठीक। और उस स्वर के अनुसार आप गाते हैं। ऐसे ही किसी वर्ण को बोलने के लिए हमारे माउथ पार्ट में कुछ स्वरयंत्र लगे हुए हैं। जैसे जैसे कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ओंठ है, ठीक, दांत है, ये क्या है, ये स्वरयंत्र हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे से होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं तो धीरे धीरे जब बोलने का प्रयास करते हैं तो तुतलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं होता है। जब दांत हो जाते आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा बोल लेता है। ऐसे आप देखते हो कि बुढ़े लोग हैं, दांत नहीं है, तो दांत नहीं है तो ताथा दाधा नहीं बोल पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जो है वो दंत वर्ग है, वो दांत से बोला जाने वाला वर्ग है, इसलिए जिसके दांत नहीं है वो तुतलाएगा। समझ गए आप? आप ये भी देखे होंगे प्रैक्टिकली कि आपका कभी कभी गला खराब हो जाता है, ठीक, तो गला खराब हो तो आवाज बैठ जाती है, तो उसमें आपका कंठ बिल्कुल खराब है तो कंठ वर्ग आप नहीं बोल पाएंगे। मूर्धा वर्ग में कई स्वरयंत्र मिलकर काम करते हैं, इसीलिए उसको मूर्धा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कमरा है तो कमरे में इधर दाहिनी दीवार है, इधर बाएं तरफ वाली दीवार है, पीछे वाली दीवार है, आगे वाली दीवार है, तो ये स्वरयंत्र अगर मैं मान लेता हूं चारों तरफ और आवाज निकलने का जो जगह है मात्र एक दरवाजा है, तो यहां से आवाज गूंज करके जाएगी बाहर, इसी को मूर्धा बोलते हैं। समझ गए आप? तो ये है, ये तो मैंने बता दिया आपको। हम बता रहे थे आपको कि अगर किसी शब्द में सा लगा है यानी कि दंती सा लगा है तो उसका तत्सम में परिवर्तन किसमें होगा, तालब्बी सा में होगा, इसमें हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये यहां भी हो सकता है ये ऐसे लिखा हो, ठीक है, या वो ऐसे लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया है, ठीक, तो क्या लिखेंगे आप, ये सही है। अगर मान लीजिए कि आपने लिख दिया, देखिए दो शब्द है, एक सांस है और एक सांस है, दो शब्द है ना, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये परिवर्तन जो होगा ये ध्यान रखिएगा, ये 100% नहीं हो सकता है, ये 85% होगा, इसमें कुछ अपवाद भी मिलेगा।
लेकिन इतने से ही बहुत शब्द आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, बहुत शब्द आप समझ जाएंगे कि शब्द देखते ही आपका एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि वास्तव में ये शब्द तद्भव हो सकता है या तत्सम हो सकता है। वैसे तो आपको बहुत तद्भव तत्सम रटे पड़े हैं, लेकिन आपको ये क्लियर कट नहीं पता होता है, कंफ्यूजन होता है। और परीक्षा क्या होती है, परीक्षा में बस 3-4 क्वेश्चन का ही खेल होता है, उसी में लोग बाहर और अंदर हो जाते हैं। ठीक, तो उन प्रश्नों के बारे में आपको पढ़ना है, जो प्रश्न आपको बाहर करते हैं उन्हीं को सही करना है और परीक्षा में क्वालिफाई होना है। तो सास कोई बताएगा, सास का तत्सम आप प्रयास करके देख लीजिए, अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए, और हमको लगता है कि आपको आता नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं बता देता हूं, ईमानदारी से बताइए, आपको आता था? नहीं आता था। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। कोई शब्द लिखा है तो बिल्कुल जैसे लगता है कि आपको इतनी जल्दी पड़ी है, उस शब्द पर ध्यान ही नहीं देते हैं और आगे बढ़ गए। पढ़ करके आप क्या किए, आगे बढ़ गए। वो छोटी की मात्रा है कि छोटा ऊ की मात्रा है कि बड़ा ऊ लगा है कि स्रा है कि सा है कि दंती सा है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और हमने कहा है कि एक भी मात्रा या एक भी वर्ण अगर गलत हुआ तो आपका 100% गलत मान लिया जाएगा। उसका यही कारण है कि जब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की तरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया सांस, तो सांस होगा ऐसे। दोनों में फर्क क्या है देखिए, अभी और देखिए आप, जो मैंने बताया है कि जैसे आप लिखते रहते हैं ना, जैसे ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि लिखा है शमशान, तो क्या लिखते हैं आप, इस शमशान। ठीक, तो ये शब्द आपको बहुत सहूलियत देंगे। ये ट्रिक क्या करेगी, बहुत सहूलियत मिलेगी आपको। जब आप शब्द देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वास्तव में जो मैंने बताया वो क्या है। ठीक, ये शब्द मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि हालांकि ये इस ट्रिक के बाहर मैं बता रहा हूं, मूछ एक शब्द है, मूछ ऐसे लिखते हैं। आप पता तो चल गया होगा कि ये तद्भव है, क्योंकि इसमें अनुनासिक लगा है। इसका तत्सम बताएंगे आप? देखिए, जैसे इसका तत्सम था, ये दोनों एक ही तरह के लग रहे होंगे। ये शब्द और ये शब्द आपने देखा होगा कि लगभग बराबर है ना। किसका अंतर है? केवल वा और मा का अंतर है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर है। आप चेक कर लीजिए कि आप लोग कितनी लापरवाही से पढ़ते हैं। आपको ईमानदारी से देखिए कि क्या ये मैं जानता था और क्या ये शब्द हमारे सामने से गुजरा नहीं था। तो नहीं गुजरा था तो अब से सीरियस हो जाइए, अब से सही दिशा में तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, दोनों में कोई अंतर लग रहा होगा आपको, और कोई ऐसी किताब आपने नहीं पढ़ा जिसमें लिखा ना हो, ये भी बता दें। लेकिन मैं आपको जो किताब बताता हूं पढ़ने के लिए, इसीलिए कि सही किताब पढ़ना है। आप जो है ऐसी किताब मार्केट की नहीं पढ़ेंगे कि जो आदित्य प्रकाशन हो, या जो है ये जो किताब आती है छोटी मोटी मार्केट में, ये सब नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत गलत लिखा रहता है। किताब वो पढ़ी जाती है जो सही लिखा हो। नहीं तो क्या है
वैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपका, आपने 2-4 शब्द गलत पढ़ लिया और एग्जाम में गलत करके चले आए, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये तो बेकार हो गया पढ़ाई लिखाई मेरी। और आप कंफर्म है कि हाँ बस यही किताब में लिखा है, तो किताब में तो लिखा है लेकिन आपने किताब का लेवल तो देखा नहीं। किताब का एक लेवल होता है जिसको मैंने बताया है कि आयोग हो, चाहे वो किसी प्रदेश का आयोग हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, आप जब एक रेकमेंडेड किताब, एक ऑथेंटिक किताब का आप बेस बना करके बताएंगे कि हाँ इस किताब में ये लिखा गया है, तो आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, आपने पढ़ा होगा शहर, ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे लिखेंगे आप, समझ गए। अभी मैंने मात्र आपको 2 ट्रिक बताया, 3 ट्रिक, चौथी ट्रिक देखिए, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। अगर किसी शब्द के पहले बा लगा है तो 99% ये तद्भव शब्द होगा, 99%। ठीक, किसी शब्द के पहले अगर बा लगा है तो 99% क्या होगा, ये तद्भव होगा, और इसका परिवर्तन किसमें होगा, वा में होगा। यानी कि जब उसका तद्भव तत्सम रूप होगा तो किसमें होगा, वा में होगा। लेकिन 99% मैंने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। 100% पर मत चले जाइएगा, नहीं कहिएगा कि सर ने तो बताया था कि अगर किसी शब्द के पहले बा लगा है तो वो उसका परिवर्तन वा में होगा। 1% ध्यान में रखना, क्योंकि ये किताब में नहीं बताया गया है, ये तो मैं बता रहा हूं। मैं मतलब मेरा नाम आर यादव है और मैं इसको समझने के लिए इस पर काफी सर्च करके तब आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप कम समय में, जैसे आपने कहा कि हमको गोली चाहिए, तो यही गोली है। गोली यही है कि आपको मैंने बता दिया कि 2000 शब्द नहीं रटना है, तो यही तो गोली है। आप कैसे गोली खाएंगे। हमने किताब को भी कम कर दिया कि आप किताब भी मत पढ़िए, और अगर बहुत इच्छा है पढ़ने की तो आपको मैंने बता दिया है कि आप राघव प्रकाश की या वासुदेव प्रसाद की पढ़ लीजिए। तो जब शॉर्टकट कर दिया गया तो इसके बाद बचता क्या है, फिर वही वायरस, वो घोल बचता है। ठीक है, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। अब देखिए, इस पर विचार करिए। पहले आप इस शॉर्टकट पर आइए। किसी शब्द के पहले बा लगा है तो इसका मतलब है कि वह शब्द तद्भव है, और उसका परिवर्तन किसमें होगा, वा में होगा। तो क्या हो गया, वक हो गया। किसमें परिवर्तन हुआ, बा का वा में हो गया। और देखिए, बरगद, बरगद का क्या होता है, वट। ठीक, समझ पा रहे हैं आप। मान लीजिए कि हमने लिख दिया बनारस, तो इसका क्या होगा, वाराणसी हो गया। आपने खूब पढ़ा होगा बंदर, ऐसे पढ़ते हैं ना आप, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है वानर। समझ पाए आप। बहुत शब्द हैं। ठीक, अभी और देखिए शब्द, वैसे तो समझ गए होंगे। ये लिखा मैंने, ये लिखा बाघ। अब आप सोचेंगे
कि ये मैंने क्या लिखा है, ये आप लिखिए वाक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाक। ठीक, ये देखिए, ये दोनों लिखने का यही तरीका है। आपने कबीरदास जी की एक लाइन पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जो हमारे देश की कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों पर बहुत तगड़ा कुठाराघात किया, बहुत तगड़ा प्रहार किया। यानी कि कुरीतियों के बारे में उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रहार किया। भारत में बहुत संप्रदाय हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग मानने वाले हैं, तो उसमें इसको देख करके कबीरदास जी ने कई लाइन लिखा है, जिसमें से एक पंक्ति हमको याद आई कि काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बाग दे का बहरा भया खुदा है। तो वाग, यही वाग है वो वाग। वाग मतलब होता है आवाज करना, आवाज देना। यानी कि आपने सुना होगा कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बाग दे। बाग मतलब चिल्लाना, आवाज देना, तो वही बाग है मैंने जो लिखा है। ठीक, ये तो मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। उन्होंने हिंदुओं पर भी बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे हैं कि मुड़ मुड़ाए हर मिले तो सब कोई लियो मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठे जाए। कि जो वो लोग सर मुड़ाए घूमते रहते हैं, आपने देखा भी होगा, तो वो अपने आप को ये मानते हैं कि हमको भगवान मिल गया, यानी कि हमको भगवान मिलने का एक साधन मिल गया। लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा, अगर भगवान मिल जाएं ऐसे तो सब कोई मुड़ा ले। उदाहरण दिया कि बार बार के मुड़ते, जो भेड़ होता है तो जब उसके बाल थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसको कटवाया जाता है, और वही उसकी कमाई होती है उस व्यापारी की। तो वो बैकुंठ कभी नहीं जाता, यानी कि उसका, तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा ये शब्द आया तो मैंने बोल दिया। तो बा अगर किसी शब्द के पहले है तो पक्का 99% क्या है, तद्भव। आपको कोई तकलीफ, कोई लोड मैं नहीं दे करके पढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझा करिए। और कभी भी पढ़ाई लोड लेकर के नहीं की जाती है, आप ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल सामान्य तरीके से, दिमाग को जितना शांत रखा जाता है उतना तेज दिमाग चलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसी कहावतें भी कही गई हैं। विवेकानंद जो थे, वो आपने सुना होगा कि एक बार जो पढ़ते थे वो दोबारा नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग को बहुत शांत रखते थे। तो इसीलिए कहा गया कि बुद्धि उतनी तेज होगी आपकी जितना बुद्धि को शांत रखेंगे। शरीर उतना मजबूत होगा जितना शरीर चलाएंगे। ठीक, ये तो बात होती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप बहुत आराम आराम से समझिए और प्रेशर दे करके समझने का प्रयास नहीं करिए। कोई मैं इतना कठिन टॉपिक नहीं बता रहा हूं कि जो आपको बहुत लोड लगता हो। ठीक, तो आप देख लिए। लेकिन मैंने कहा है कि 99%, तो देखिए मैं शब्द ऐसा लिख रहा हूं जो वा में परिवर्तन नहीं होगा। तब क्या होगा, भगनी पति हो गया। किसका हो गया, बहनोई का। तो 1% में आ गया ये किस में आ गया, 1% में।
ऐसे बहुत शब्द आ सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने जो बताया इसका ये मतलब है कि आप उसको ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तब वो आ जाएगा। और ध्यान क्या देना है, रटना नहीं है, ये मैंने बताया ना। अगला ट्रिक देखिए, अगला ट्रिक है कि अगर किसी चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ऐसे तो ये नहीं जाएगा, तो मैं मिटा ही देता हूं। देखिए, अगर किसी शब्द के पहले या बीच में ना आए, अगला जो भी पॉइंट हो आप नोट कर लीजिएगा, हमको याद नहीं है। ना का परिवर्तन किस में होता है, अड़ा में होता है। इधर तद्भव लिखिएगा और इधर तत्सम लिखिएगा। ठीक, ना का परिवर्तन किस में होता है, अड़ा में होता है। कैसे, उदाहरण देखिए। और कितना परसेंट होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये कम से कम 85% होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हिंदी में अपवाद बहुत है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और इतने से ही जितना मैं अपवाद बताया हूं, अपवाद पर जाने की जरूरत क्या है, आपका जब उसी से काम चल जाए बिना अपवाद के। जैसे आपने कहा प्रणाम, तो इसको किस में लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आपने लिखा रामायण, तो वास्तव में इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा क्या लिखेंगे आप, रामायण। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे रामायण। देखिएगा आप, ठीक। तो रामायण का ना का परिवर्तन किसमें हो गया, अड़ा में हो गया। ऋण आप लिखते हैं ऋण, तो इसको किसमें लिखेंगे आप, ऋण। चरण धरत चिंता करत चितवहु चारु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवहु चारु ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। श्लेष अलंकार है। ठीक, ये अलंकार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, पॉइंट आया तो मैंने बता दिया, चरण आया तो हमको याद आ गया। लेकिन किसी शब्द में अगर ना है तो ये मान लीजिएगा कि वो 80%, 85% तक वो तद्भव है। ठीक, तद्भव है तो उसका परिवर्तन किसमें होगा, ड़ा में होगा, चरण हो गया। आप कहते हैं परिणाम, तो क्या लिखते हैं, परिणाम। ठीक, आप लिखते हैं परिमाण, परिमाण, तो तद्भव है परिमाण, तत्सम रूप क्या होगा, परिमाण। किसमें परिवर्तन हो रहा है, कहां हो रहा है, ठीक, समझ पाए आप। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। भूषण, तो क्या होगा, भूषण। गरुण, गरुड़। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये समझना है आपको।
समझना है। आप बताइए कि क्या आप के शब्दकोश में या आपके किताब में, वो चाहे जिस राइटर की किताब हो, तो क्या मैंने अभी तक 2000 शब्द कम नहीं कराया है? कम से कम 2000 शब्द कम हुए, आप ध्यान रखिएगा, 2000 शब्द। अब आपको इन शब्दों को नहीं रटना है, रटना ही नहीं, छूना ही नहीं, समझना था। इतना पॉइंट समझना था जो मैंने आपको बताया। देखिए, और भी बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन अपवाद बहुत हैं, तो मैं उन अपवादों पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, न कि आप इसमें विद्वता हासिल करने आए। न मैं विद्वान हूं, न विद्वान बना सकता हूं। मैं थोड़ा सा जानता हूं, उसी को बता रहा हूं। इतना जानता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, तो इसीलिए मैंने उतना ही बताया। ठीक, अब क्या बताऊंगा? अब मैं अभी भी आपको इतने पर ही नहीं छोड़ दूंगा कि आपको मैंने बता दिया कि हाँ ये ट्रिक है, ऐसे आप पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, आपको मैं शब्द लिखवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप शब्द को देखेंगे। कुछ कठिन शब्द होते हैं जो किसी ट्रिक पर आधारित ही नहीं होते, और कुछ लोक सेवा आयोग क्या करता है कि वो वही शब्द बार बार पूछता रहता है और आप लोग उसको समझ नहीं पाते। तो मैं उन शब्दों पर ध्यान रखूंगा जो शब्द बराबर पूछे जाते हैं, तो उन शब्दों के बारे में मैं लिखवा दूंगा। ठीक, इसके बाद में कुछ नोट बनवा दूंगा। तो इसके बाद में अगर आपको कमी लगती है तो आप नोट ले लीजिएगा, इतना मैं करा दूंगा। ठीक, तो कोई दिक्कत है आपको? इतना करा देंगे तो कल हम शब्द लिखवाते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में शब्द लिखाऊंगा, आप उसको धीरे धीरे करके नोट बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, तो धीरे धीरे आपको बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा शब्दों का और आप समझना शुरू कर देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।